हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एंशिएंट इंडिया में, जिसमें हम लोग आज बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि क्या जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को रिलीजन कहना ज़रूरी है या क्या इसे एज ए रिलीजन डिनोट करना चाहिए, उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। प्लस बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का राइज क्यों हुआ, प्लस बुद्धिज़्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है, इनकी इंपॉर्टेंट काउंसिल्स, इनके डिवीजन जो हुए थे हीनयान और महायान में, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं एक बहुत बेसिक चीज़ से आप लोगों को बताना चाहती हूँ या चीज़ें समझाना चाहती हूँ या आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को एक रिलीजन डिनोट करना चाहिए। बिकॉज जब भी हम हिस्ट्री में पढ़ते तो हम ये कहते हैं कि जब वैदिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी बढ़ गई, उस समय हमें दो नए रिलीजन का राइज होते हुए देखने को मिला। क्या ये चीज़ डिनोट करना सही है? सो व्हाट आई थिंक कि जब सोसाइटी में रिजिडिटी बढ़ी थी, उस चीज़ को टैकल करने के लिए जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का राइज हुआ था। बेसिकली ये लोगों को रास्ता दिखाना चाहते थे, एक पाथ बताना चाहते थे या एक वे ऑफ लाइफ बताना चाहते थे, जिसे ये लोग फॉलो करके क्या प्राप्त कर सकते थे, मोक्ष या साल्वेशन प्राप्त कर सकते थे। सो इन दोनों चीज़ों को रिलीजन कहना मेरे अकॉर्डिंग गलत है, बिकॉज इन लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को, अगर मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ तो वो एक मिडिल वे बताना चाहते, एक मिडिल पाथ बताना चाहते थे कि आप इसे फॉलो करके क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सिर्फ एक रास्ता बताने का तरीका था, एक वे ऑफ लाइफ बताना चाहते थे कि आप इसे फॉलो करो और आपको क्या मिलेगी, साल्वेशन मिलेगा। तो रिलीजन डिनोट करना ये थोड़ी चीज़ जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। बट जब हम हिस्ट्री पढ़ते तब यही बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी जब सोसाइटी में बढ़ी, वैदिक सोसाइटी में, तब दो नए रिलीजन्स का जो है राइज देखने को मिला। अब देखो हमने किस तरीके से चीज़ों को फॉलोअप करा था। हमने देखा था कि हमने सबसे पहले आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा, ठीक है, जिसमें वैदिक सिविलाइजेशन को हमने दो पार्ट्स में पढ़ा, एक था ऋग्वैदिक और दूसरा था लेटर वैदिक। हमने देखा कि कैसे लेटर वैदिक टाइम पीरियड में सोसाइटी में रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। रिजिडिटी के साथ यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिली, हमें वर्ण सिस्टम जो है ये हमें किस तरीके से देखने को मिला, हमें वर्ण सिस्टम किस तरीके के, पहले ये जो सिस्टम हुआ करता था ये इनकी क्लास के बेसिस पर हुआ करता था या काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन जो ये लोग करते थे उस बेसिस पर हुआ करता था। बट ये वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया कि आप जिस घर में जन्म हुआ है, आपका जिस कास्ट में, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है, आप उसी ऑक्यूपेशन को क्या करेंगे, आगे फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर आपका ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है तो आप क्या बनेंगे, एक ब्राह्मण बनेंगे, एक प्रीस्ट बनेंगे जो लोगों को वेदास पढ़ाते हैं। अगर आपका क्षत्रिय में जन्म हुआ है तो आप सोल्जर बनेंगे, रूलिंग क्लास बनेंगे। वैश्य में जन्म हुआ है तो आप मर्चेंट्स रहेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। और शूद्र में हुआ है तो आपको स्लेव बनकर ही रहना है। तो हमने देखा था कि चार वर्ण सिस्टम होते हैं। फिर से बता देती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण सिस्टम थे। अब हुआ क्या कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये वर्ण सिस्टम जो है ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हेरिडिटरी हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण्स जो थे ये काफ़ी ज़्यादा, या आप कह सकते हैं ब्राह्मण सुप्रीमेसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब इस चीज़ को लेके लोगों को प्रॉब्लम होनी थी, ऑब्वियसली क्षत्रियों को प्रॉब्लम होनी थी, बिकॉज क्षत्रियों का मानना था कि फाइट हम करते, लड़ते हम हैं, टेरिटरीज हम एक्वायर करते, बट फिर भी हम सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है, ब्राह्मण्स है। वैश्यस का था कि वैश्यों का मानना ये था कि यार टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स हम पे करते हैं, ठीक है, हमारे अर्न करने के ऊपर, हमारी मेहनत करने के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो बूम कर रही, पर फिर भी हम लोग सुप्रीम नहीं है, मतलब हमको तो किसी भी तरीके का कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा, इनफैक्ट हमारे टैक्स पे करने से ही पूरे जो है एरिया चल रहा है। तो ये वैश्यों के दिमाग में ये बातें आने लगी, और शूद्रस तो बेचारे पिक्चर से बाहर ही थे, राइट। तो यहाँ पर उनको भी लगा कि यार हमारे भी कुछ राइट्स होने चाहिए, क्लियर, अगर हम में टैलेंट है तो हमारे पास भी कोई दूसरे ऑक्यूपेशन फॉलो करने का राइट होना चाहिए। वेदास भी उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि उन लोगों को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, उन लोगों को साल्वेशन कैसे मिले। तो इस तरीके की चीज़ें लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी। लोग अपने राइट्स के लिए, अपनी बातों के लिए, प्लस रिजिडिटी जो बढ़ रही थी उसके अगेंस्ट, जो वैदिक रिचुअल्स थे, जो सुपरस्टिशियस बिलीफ थे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, एक्सपेंसिव थे, तो लोगों को था कि यार हमें कैसे साल्वेशन मिलेगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शूद्रस। उसके अलावा वैश्यस और क्षत्रियस जो थे वो खुद को सुप्रीम बनाना चाहते थे। तो उस चीज़ में, ठीक है, इस चीज़ के आगे बढ़ते बढ़ते
दो हमें अलग अलग रिलीजन्स जो है उनका राइज देखने को मिलता है, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्लियर? तो यहाँ पर हमें देखा कि क्या इसके सिर्फ यही रीज़न नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, वर्ण सिस्टम एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें वर्ण सिस्टम के कारण क्या हुआ था, यहाँ पे ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बढ़ गई थी और ये सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के राइज होने का। बट सिर्फ एक ये कारण नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे जिसे हम देखेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अराउंड 6th सेंचुरी में क्या हो रही है, हमको देखने को मिल रही है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इनके कॉजेज देख लेते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के राइज होने के। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ। वैदिक रिचुअल्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे कि सिर्फ ब्राह्मण्स को समझ में आते थे और लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता था ब्राह्मण्स के पास जाने के अलावा, क्योंकि उन लोगों के तो समझ में आता नहीं था। और जो मंत्रास हुआ करते थे ये भी क्या करते थे, जो नॉर्मल लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देते थे। The teachings of Upanishads, they were highly philosophical and therefore not understood by all. मतलब उपनिषद्स की जो टीचिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा फिलोसॉफिकल थी कि नॉर्मल लोग, जो सभी लोग हुआ करते थे, जो जनरल पीपल, जो जनरल लोग रहते थे, उन लोगों की समझ के बाहर हुआ करते थे। रिजिड कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, ठीक है, इंडिया में, जिस कारण से सोसाइटी में और भी ज़्यादा टेंशन जनरेट हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ण सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया, जिसमें ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई एंड शूद्रस जो है उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गई। द डिज़ायर ऑफ वैश्य टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन। देखो, वैश्यस की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बार आप लोगों को वर्ण सिस्टम की चीज़ें समझा देती हूँ। देखो, वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स का क्या काम था, देखो पहले मैं चारों वर्ण सिस्टम लिख देती हूँ। ब्राह्मण्स थे एक तरफ, दूसरी तरफ थे क्षत्रियस, फिर थे वैश्यास और लास्ट में थे शूद्र। ठीक है, जब मैं ब्राह्मण्स की बात करती हूँ तो इनका काम क्या था, ये लोग ब्राह्मण थे, ठीक है, पुजारी बन जाते थे और लोगों को वेदास पढ़ाते थे। इसके अलावा इन लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते थे। प्रिविलेजेस इन सेंस जैसे कि इन लोगों को किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। प्लस क्योंकि ये लोग ब्राह्मण्स थे, रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाते थे, तो अलग अलग घरों से ना इन लोगों को गिफ्ट्स आते थे, खाने की भी चीज़ें मिल जाती थी, तो इनको कोई हार्डवर्क करना ही नहीं होता था। तो ये थे ब्राह्मण्स और इनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस भी थे। उसके बाद में क्षत्रियस की बात करूँ तो क्षत्रियस आप कह सकते हैं रूलिंग क्लास थी। ये लोग क्या करते थे, ये लोग लड़ते थे एज अ सोल्जर, एज अ फाइटर, ये लोग लड़ते थे, टेरिटरीज को एक्वायर करते थे और टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, इन लोगों के पास ब्राह्मण जितनी प्रिविलेजेस नहीं थी, बट आप कह सकते हैं कि ये रूलिंग क्लास थी और ये दोनों जो है, ये दोनों आप कह सकते हैं रूलिंग क्लास में आते थे। इसके बाद आ जाते थे वैश्य। ठीक है, वैश्यस जो थे ये लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे उस समय इकोनॉमी में। टैक्स ये लोग कलेक्ट किससे करते थे, क्षत्रियस ये टैक्स को वैश्य से कलेक्ट करते थे, बिकॉज ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर, राइट। उसके अलावा ये लोग ट्रेडिंग भी करते थे, मर्चेंट्स भी थे, तो यहाँ पर ये जितना भी अर्न करते थे उसका मैक्सिमम पार्ट एज अ टैक्स जो है क्षत्रिय कलेक्ट कर लेते थे। तो यहाँ पर वैश्यस जो है वो चाहते थे कि यार हम सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, हमारे ही अर्न करने से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी बूम कर रही है, उसके बाद भी हमारी सोशल पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब प्रिविलेजेस के नाम पर तो इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। और वहीं मैं शूद्रस की बात करूँ तो ये स्लेव थे। ठीक है, बाय बर्थ बेचारों को स्लेव बना दिया जाता था। इन लोगों के पास खुद के, अगर ये लोग टैलेंटेड भी थे तो इनके पास अपने लिए खुद एक ऑक्यूपेशन चूज़ करने का कोई राइट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो रोल अगर मैं बात करूँ तो वैश्यस ने प्ले करा व्हेन वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ ओरिजिन, बिकॉज इनका मानना था कि हमारी सोशल पोजीशन इंप्रूव होनी चाहिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। सो द डिज़ायर ऑफ वैश्य टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन ड्यू टू द इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अनरेस्ट इन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था ड्यू टू सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। अब इसके अलावा यहाँ पर वैश्यस के ना एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, बिकॉज हमने देखा था अराउंड 1000 BC आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। आयरन की डिस्कवरी के साथ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। यहाँ पर लोग बुलक्स को जो है, बुलक्स जो होते हैं उनको यूज़ करने लगे थे एंड कैटल्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जा रहा था, बिकॉज उनके पास आयरन प्लोज आ गए थे।
तो यहाँ पर क्या होता था, ब्राह्मण्स एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। तो वैश्यज इसके अगेंस्ट थे कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इस कारण से अच्छी हो रही है, तो एनिमल के सेक्रीफाइस या एनिमल की जो सेक्रीफाइस करने की जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे ब्राह्मण्स, इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है, आप इसे भी एक कॉज ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं। सो द राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री दैट एस्टैब्लिश्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स जैसे कि बुलेक्स एंड कैटल। क्लियर, दिस वॉज सिंपली अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस रिचुअल्स जो कि ब्राह्मण्स प्रैक्टिस करते थे, और वो लोग चाहते थे कि इन सेक्रीफाइसेस को बंद कर दिया जाए बिकॉज उनके लिए अब एनिमल्स क्या हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। क्लियर, अब ये हो गए इनके कॉज ऑफ ओरिजिन। कॉज ऑफ ओरिजिन को सिंपली समझाओ, अगर मैं इसको आपको चीज़ें वाइंड अप करवा दूँ इन चीज़ों को, तो सबसे पहले ही सोसाइटी में रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ब्राह्मण सुप्रीमेसी, वर्ण सिस्टम, वैश्य क्लास जो है वो चाहती थी कि उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो इम्प्रूव हो। तो ये सब चीज़ों को आप राउंड अप करके समझ सकते हो कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज क्यों हुआ होगा। ठीक है, ओरिजिन में दोनों चीज़ें सेम होगी, बुद्धिज़्म की बात करूँ तो भी ओरिजिन सेम है, और जैनिज़्म की बात करूँ तो भी कॉज ऑफ ओरिजिन सेम है। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर, सो अगर मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ तो इट इज़ अ रिलीजन, जो मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि एक रिलीजन है, बट इट इज़ अ रिलीजन विच इज़ बेस्ड अपॉन द टीचिंग्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स फाउंडर गौतम बुद्ध। ठीक है, जो सिद्धार्थ गौतम थे या जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जितनी भी थ्रू आउट उनकी लाइफ की जो भी टीचिंग्स रही है, जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसी के बेसिस पर जो एक रिलीजन बना है उसे बुद्धिज़्म कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध ने हमेशा अपने फॉलोअर्स से कहा है कि आप एक्सट्रीम इंडल्जेंस में मत जाओ। ठीक है, साल्वेशन प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमेशा एक मिडिल पाथ होता है जिसे वो मध्य मार्ग कहते थे, और वो अपने फॉलोअर्स को हमेशा मध्य मार्ग या फिर मिडिल पाथ को ही फॉलो करने को कहते थे। So Buddha asked his followers to avoid two extremes of indulgence in worldly pleasures and practice of strict abstinence and asceticism. Clear? Instead he asked them to follow मध्यम मार्ग, कि आपको दो एक्सट्रीम वेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो यूजुअली वेदास में और ब्राह्मण्स जो थे वो लोग फॉलो करने को कहते थे। उनका मानना था कि हमेशा एक बीच का रास्ता होता है जिससे आप फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते। So instead he asked his followers टू फॉलो मध्य मार्ग या फिर मिडल पाथ, क्या करने के लिए, टू अटेन साल्वेशन या फिर टू अटेन मोक्ष। अब यहाँ पर हम गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म जो है 463 BC में हुआ था एंड 483 BC में इनकी डेथ हो गई थी। बेसिकली इनको मैं इनकी अगर स्टोरी बताऊँ तो ऐसा हुआ था कि जब इनका जन्म हुआ था, राइट, तो इनका जब जन्म हुआ था तो कुछ ब्राह्मण्स जो है आए थे, क्योंकि इनके फादर साक्य क्लैन के चीफ थे, तो कुछ ब्राह्मण्स उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कुछ 32 साइंस, ठीक है, 32 साइंस गौतम बुद्ध के ऊपर देखे थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने उनके फादर से कहा था कि 32 साइन के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि या तो ये आगे जाकर बहुत बड़े कॉन्करर बनेंगे, या तो ये हो सकता है कि ये आगे जाकर ये जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स है, जो डिज़ायर्स, उन सभी चीज़ों को रिनंसिएट कर कर एक सन्यासी बन जाएंगे। तो ये सुन के जो गौतम बुद्ध थे उनके फादर डर गए। उन्होंने पूरी लाइफ जो है उनके बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक उनको घर में बंद करके रखा, और उनको लाइक पूरे जो एक महल में रहते हैं और जो भी सारी अमीरों वाली चीज़ें होती हैं ना, सिर्फ वो चीज़ें दिखाई, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक सन्यासी बने। ऑब्वियसली वो चाहते थे कि उनका, क्योंकि वो क्षत्रिय क्लैन के थे और वो क्षत्रिय थे, और वो भी चाहेंगे कि उनका बेटा भी एक क्षत्रिय बने, ठीक है, एक कॉन्करर बने। वो नहीं चाहेंगे कि उनका एक बेटा सन्यासी बने। क्लियर, तो इसलिए काफ़ी समय तक जो है उन्होंने अपने बेटे को महल में ही कैद करके रखा, और जितने भी सारी अमीरों वाली चीज़ें होती थी, सारी चीज़ें हाथ में मिलना, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें, बीमारी से दूर रखा उनको, इस तरीके की चीज़ें जो है उनको शोकेस करी गौतम बुद्ध को उनके फादर ने। बट एट एज ऑफ 29 जब वो पहली बार अपने घर से उन्होंने बाहर कदम रखा, तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, उन्होंने एक बूढ़ा इंसान देखा, एक ओल्ड मैन देखा, ठीक है, एक मरी हुई एक डेड बॉडी देखी, और एक सन्यासी देखा। ये 4 चीज़ें देखकर वो कम्प्लीटली शैटर हो गए, कि वो टूट गए कि ये चीज़ें मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, मैंने किसी को बीमार नहीं देखा था, मैंने कभी डेड बॉडीज़ नहीं देखी थी। तो ये चीज़ें क्या हो गई, उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने लगी, और यहीं पर उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना घर छोड़ देंगे। तो ये था 32 साइंस के बारे में। जो देखो उनकी इस चीज़ से भी अलग अलग स्टोरीज़ हैं,
ठीक है, तो मैंने जो 32 साइन वाली जो पढ़ रखा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम देख लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्हें सिद्धार्थ के नाम से, जो कि इनका बचपन का नाम था, इन्हें साक्य मुनि भी कहा जाता है और इनको तथागत भी कहा जाता है। प्लस ये एक साक्य क्लैन को बिलोंग करते थे, शायद इसलिए इनको साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनके फादर का नाम था सुद्धोधन। इनकी मदर जो थी, उनकी जो रियल मदर थी, उनका नाम था महामाया। बट जैसे ही उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था उसके बाद उनकी रियल जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है। उनकी अपब्रिंगिंग जो है उनकी स्टेप मदर ने करी थी, जिनका नाम है गौतमी। ठीक है, जिन्हें महाप्रजापति गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, या अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, बट गौतमी जो है ये नाम आप लोग याद रखना। बर्थ प्लेस क्या था गौतम बुद्ध का, तो वो था लुम्बिनी। ठीक है, कैपिटल ऑफ साक्य रिपब्लिक थी लुम्बिनी। एट एज ऑफ 29 सिद्धार्थ सॉ 4 थिंग्स दैट कंप्लीटली शैटर्ड हिम। वो 4 चीज़ें क्या थी? एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ कॉप्स एंड अ रिनंसिएट। ठीक है, सन्यासी देखा था इन्होंने। उसके अलावा इनके टीचर्स, इनकी फर्स्ट टीचर थे जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी, वो थे अलारकाम। ठीक है, उसके अलावा उद्रक रामपुत्र भी इनके एक इम्पॉर्टेंट टीचर है। एनलाइटमेंट, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो एट एज ऑफ 33 अंडर पीपल ट्री एट उरुवेला, बोध गया, ऑन बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना, जो कि फाल्गु है, जिसे फाल्गु नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एट एज ऑफ 33 वो 33 साल के थे, पीपल के पेड़ के नीचे उरुवेला में, बोध गया में, निरंजना रिवर के बैंक्स पर के बैंक्स के पास बैठकर उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला सरमन जो है वो सारनाथ में दिया था, और जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। 5 डिसाइपल्स ने इनका पहला सरमन जो है वो अटेंड करा था, और जो उनके फर्स्ट डिसाइपल माने जाते हैं वो है महाकश्यप। क्लियर? तो क्या क्या याद रखना है? देखो, सो एक इनकी टीचर याद रखना, अलारा कामा। क्लियर? फिर इनका फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कितने डिसाइपल्स ने अटेंड करा था? तो 5 डिसाइपल्स ने अटेंड करा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो इनको एट एज ऑफ 33 अंडर पीपल ट्री एट उरुवेला, बोध गया, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना, जिसे फाल्गु के नाम से भी जाना जाता है। प्लस इन महापरिनिर्वाण, देखो इनकी बर्थ से लेकर इनकी डेथ तक एक तो अलग अलग सिंबल्स जो है डिनोट किए गए, और हर इवेंट को एक पर्टिकुलर नाम से बताया गया। अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कि जब उनकी डेथ हुई थी एट एज ऑफ 80, उनकी जब डेथ हुई थी तो उस इवेंट को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है बुद्धिज्म में या बुद्धिस्ट लिटरेचर में। जब उन्हें ज्ञान की जब उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, पहला उन्होंने जब अपना सरमन दिया था तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। अभी मैं आगे आप लोगों को 1 बाय 1 चीज़ें बताऊंगी। इसके बाद अब ये देख लो, जिसमें कहा गया है कि सुद्धोधन जो कि गौतम बुद्ध के फादर थे, उनकी मदर का नाम था महामाया, जो कि डेथ हो जाती है तो गौतम बुद्ध की अपब्रिंगिंग, उनकी स्टेप मदर जिनका नाम है गौतमी महाप्रजापति या महाप्रजापति गौतमी ने इनकी अपब्रिंगिंग करी थी। तो इन दोनों का जो बेटा हुआ था जिसका नाम था गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई थी जो कि उनकी वाइफ थी, और इन दोनों का भी एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राहुल। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग लिटरेरी सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिलोनिस क्रॉनिकल्स है, कुछ तिब्बतन क्रॉनिकल्स है, और 3 सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलोनिस क्रॉनिकल्स देख लेते हैं। तो सिलोनिस क्रॉनिकल्स में 3 आ जाते हैं, महावंसा, दीपवंसा एंड अट्टकथा। ठीक है, महावंसा जिसे महानामा ने लिखा था इम्पॉर्टेंट है, दीपवंसा भी इम्पॉर्टेंट सिलोनिस क्रॉनिकल है, एंड अट्टकथा जिसे वत्तगमानी ने लिखा है। क्लियर? तो ये तीनों ही सिलोनिस क्रॉनिकल्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तिब्बतन क्रॉनिकल्स के ऊपर। तो तिब्बतन क्रॉनिकल्स में 2 याद रखनी है, एक तो दिव्यांजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है कालचक्र। ठीक है, ये दोनों ही तिब्बतन क्रॉनिकल्स है जो आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो है वो आ जाती है त्रिपिटक, जिसे 3 बास्केट्स भी कहा जाता है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का। इसमें आ जाते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सो बेसिकली क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड था, जब उनका जन्म हुआ, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद उन्होंने उनके फॉलोअर्स को ना कुछ ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया जिन्हें संघ कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, गौतम बुद्ध ने थ्रू आउट अपनी लाइफ अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने की कोशिश करी है। तो गौतम बुद्ध जो है वो सारी अपनी टीचिंग्स अपने फॉलोअर्स, उनके संघ के लोगों को सिखाते थे, और उनके संघ के लोगों का काम होता था इन टीचिंग्स को आगे क्या करना, स्प्रेड करना।
सो व्हाट हैपन कि गौतम बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स थी वो कभी लिखी नहीं गई थी, वो जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनके संघ के जो लोग थे वो उनको याद करते थे। बट जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई इन 483 BC, इन 483 BC में जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है, उसके बाद एक काउंसिल, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिसाइड किया गया कि गौतम बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स है वो आगे प्रॉपरली लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हमको उनकी टीचिंग्स को एक जगह कंपाइल करके लिख देना चाहिए। तो वहीं पर सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटक और विनय पिटक को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। तो सुत्त पिटक को उनके एक डिसाइपल जिनका नाम है आनंद, उन्होंने कंपाइल करा था, एंड विनय पिटक को उनके दूसरे जो डिसाइपल्स थे जिनका नाम है उपाली, उन्होंने क्या करा था, इसको कंपाइल करा था। तो यहाँ पर ये चीज़ समझे कि क्यों ज़रूरत पड़ी। ये चीज़ गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड के दौरान नहीं हुआ, जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई इन 483 BC और जब पहला काउंसिल हुआ तब ये डिसीजन लिया गया कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को हम कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में रखना चाहेंगे ताकि आगे उनकी टीचिंग्स को एज इट इज़ पहुँचाया जा सके। तो सबसे पहले जो फर्स्ट काउंसिल थी उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या हुआ था, कंपाइल किया गया था। सुत्त पिटक जो है बेसिकली एक सूत्र है, आप एक कह सकते हैं एक थ्रेड है जो कि बुद्ध और उनके कंपेनियन से रिलेटेड है। उसके बाद विनय पिटक मोनेस्टिक रूल्स बताती कि उनके जितने भी मॉन्क्स हैं, जितने भी उनके संघ के जो लोग हैं, उन्हें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, वो विनय पिटक में बताए गए। और अभिधम पिटक जो है इसमें डॉक्ट्राइन एंड फिलॉसफी बताई गई है बुद्धिज्म की। बेसिकली अभिधम पिटक जो है ये लेटर काउंसिल में जो है इसे कंपाइल किया गया था। उसका रीज़न ये था कि लोग चाहते थे कि सुत्त पिटक और विनय पिटक में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स एंड मोनेस्टिक रूल्स सारी चीज़ें पता चल गई, बट हमें थोड़ा सा और प्रॉपर एक ऑर्डर में उसे कंपाइल करना चाहिए, इसलिए अभिधम पिटक बना था। ठीक है, इसमें सिर्फ बुद्धिज़्म की डॉक्ट्राइन और फिलॉसफी ये टीचिंग्स पहले ही बता चुके थे, बट यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे वे में, ताकि लोगों को और ज़्यादा समझ में आए, डायलॉग्स के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, इस तरीके से लेटर अभिधम पिटक में उसको कंपाइल किया गया। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं था सुत्त पिटक और विनय पिटक से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सुत्त पिटक और विनय पिटक में जो चीज़ें लिखी गई थी उसको एक प्रॉपर मैनर में अभिधम पिटक में अलग फॉर्मेट में चीज़ों को और बताने की कोशिश की गई है, इसलिए ये थर्ड काउंसिल में क्या हुआ था, इसको कंपाइल किया गया था। तो ये सुत्त पिटक और विनय पिटक से कुछ ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जातक फोकलो। इसमें बेसिकली गौतम बुद्ध जो है उनकी बर्थ से रिलेटेड स्टोरीज हमको देखने को मिलती हैं। चाइनीज़ में जो है इसे जातक नहीं कहा जाता या जातक कथा नहीं कहा जाता, इसको सादोक कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो हमको पता है कि एक डायलॉग था, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट था किंग मियांडर के बीच में और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था नागसेन, उनके बीच में। क्लियर, तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्या याद रखनी। तो मैं एक बार जल्दी लिटरेरी सोर्सेज बता देती हूँ। महावंसा, दीपवंसा, अट्टकथा, दिव्यांजना, कालचक्र, फिर 3 सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स आ जाते हैं जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद जातक स्टोरीज याद रखनी है और मिलिंद पन्हो याद रखना है। क्लियर, ये क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हो गई बुद्धिज्म की। इसके बाद 3 ज्वेल्स जिसे त्रिरत्न कहा जाता है बुद्धिज्म का, वो याद रखना। इसमें आ जाता है बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर, अब आ जाते हैं हम लोग गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी के ऊपर। एज आई सेड अर्लियर कि गौतम बुद्ध की लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड बुद्धिस्ट लिटरेचर में अलग अलग नाम एसोसिएट किए गए हैं एंड अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, हम जानते हैं कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उस इवेंट को बर्थ कहा जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है उस इवेंट से एसोसिएटेड सिंबल है, दैट इज़ लोटस एंड बुल, एंड यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। देन एट एज ऑफ 29 जब लुम्बिनी में वो थे और उन्होंने तब अपना घर छोड़ा था, ठीक है, तो जो उसे द ग्रेट डिपार्चर कहा जाता है उस इवेंट को, एंड उस इवेंट को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया बिकॉज उन्होंने अपना घर एक घोड़े पर छोड़ा था, इसलिए यहाँ से जो सिंबल एसोसिएटेड है वो है हॉर्स। उसके बाद एट एज ऑफ 35 बौद्ध गया में जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस इवेंट को बुद्धिस्ट लिटरेचर में निर्वाणा कहा गया है एंड सिंबल जो एसोसिएटेड है वो है बोधि ट्री। एट एज ऑफ 35 सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है एंड द सिंबल जो कि एसोसिएटेड है वो है व्हील। उसके बाद एट एज ऑफ 80 कुशीनगर में उनकी डेथ हो जाती है, इसे
परिनिर्वाण कहा गया है, और स्तूपा जो है इसके साथ एसोसिएटेड सिंबल। यहाँ पर स्तूप क्यों है इनका सिंबल, बिकॉज जितने भी गौतम बुद्ध के जो रेलिक्स है वो सब इन स्तूप्स के अंडर रखे गए हैं, इसलिए इनकी डेथ से एसोसिएटेड जो सिंबल है उसे स्तूप कहा जाता है, और जो इवेंट का नाम है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर? तो ये है उनकी लाइफ से एसोसिएटेड नेम एंड सिंबल्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ना एक और टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है जो है अवक्रांति। ठीक है, अवक्रांति जिसे हम कंसेप्शन या रीसेंट भी कहते हैं, ये वाइट एलिफेंट है, इसका मतलब होता है वाइट एलिफेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में, इसलिए एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 टीचिंग्स जिसे पंचशीला कहा जाता है ऑफ बुद्ध, उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 टीचिंग्स है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है नो किलिंग, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, abstention from theft, abstention from sexual misconduct, abstention from falsehood and abstention from intoxication। ये सारी ही चीज़ें पंचशीला में उनकी जो 5 टीचिंग्स है गौतम बुद्ध की, उसमें इन चीज़ों के बारे में कहा है। ठीक है, कि आपको चोरी नहीं करनी है, ठीक है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, फॉल्सहुड नहीं करना है, और इंटॉक्सिकेशन जो है इन सभी चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है। क्लियर? तो ये क्या है, 5 टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध's टीचिंग कंटेन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। ठीक है, उनकी टीचिंग में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, दैट इज बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है गौतम बुद्ध का। तो बुद्ध इज टीचर, द फाउंडर हिमसेल्फ। धम्म जो है उनकी टीचिंग है, वो क्या चीज़ों को, किन टीचिंग्स को, किन फिलॉसफीज़ को वो आगे प्रोपोगेट करना चाहते हैं, वो धम्म है। और संघ मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपनी टीचिंग्स अपने उनके जो भी उनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, उन फॉलोअर्स को, उन ऑर्डर्स को वो संघ कहा करते थे। तो गौतम बुद्ध जो भी चीज़ें पढ़ाते थे वो अपने संघ को, उनके फॉलोअर्स को पढ़ाते थे, और उसके बाद उनके फॉलोअर्स, उनके संघ के जो लोग हैं, उनकी टीचिंग्स को आगे क्या करते थे, प्रोपोगेट करते थे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के, जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है, जिसमें बुद्ध आ जाते हैं जो कि टीचर है, द फाउंडर, उसके बाद धम्म आ जाता है जिसे टीचिंग्स कहा जाता है, और तीसरा जो है वो संघ आ जाता है जो कि ऑर्डर है, ठीक है, ग्रुप आप कह सकते हैं, एक संघ है पूरा बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एंड नन्स का, जो कि एज अ टॉर्च बेरर्स एक्ट करते हैं, कि जो गौतम बुद्ध ने जो चीज़ें उनको पढ़ाई है वो उसे आगे प्रोपोगेट करेंगे। ऑफ धम्म वर्शिपर्स, इनको टॉर्च बेरर्स कहा जाता है, ऑफ धम्म वर्शिपर्स, और उपासक कहा जाता है, एंड अ मेजर फैक्टर इन डिसेमिनेशन, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ गौतम बुद्ध's डॉक्ट्राइन। क्लियर? सो वाइल स्ट्रगलिंग फॉर एनलाइटनमेंट, जब गौतम बुद्ध अपने निर्वाण, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तभी गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ्स जो है उसे डिस्कवर करा था। उनके ये 4 नोबल ट्रुथ्स हमें क्या बताना चाहते हैं? तो गौतम बुद्ध का ये कहना है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ सफरिंग होती, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पहला। दूसरी चीज़, इन सभी सफरिंग्स का कोई ना कोई कारण होता है, दूसरा नोबल ट्रुथ। तीसरा नोबल ट्रुथ में गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है, उसका कोई कारण है, तो कोई ना कोई तरीका भी है उन सफरिंग्स को ख़त्म करने का। ठीक है, मतलब एक रास्ता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सफरिंग्स को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा नोबल ट्रुथ। फोर्थ नोबल ट्रुथ में गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि अगर आप अपनी लाइफ की ये सफरिंग्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप मेरे अष्टांगिक मार्ग, जिसे हम 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, उससे क्या करें, फॉलो करें। ये थे गौतम बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ्स, दैट इज देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज टू आर सफरिंग, इस सफरिंग को हम ख़त्म कर सकते हैं। और चौथा, अगर आप इन सफरिंग्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मेरे एक अष्टांगिक मार्ग, दैट इज 8 फोल्ड पाथ जो है, उससे क्या करना है, फॉलो करना है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो लाइफ हैज़ इनएविटेबल सफरिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली। देयर इज़ अ कॉज टू आर सफरिंग, कोई ना कोई कारण है। देयर इज़ एंड टू एंड सफरिंग, इन सफरिंग को हम ख़त्म कर सकते हैं, और इस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि ये 8 फोल्ड पाथ क्या है। बेसिकली एक ऐसा रास्ता गौतम बुद्ध ने बताया था कि आप इसे फॉलो कर कर निर्वाण की भी प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 8 फोल्ड पाथ क्या है गौतम बुद्ध के? तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कर कर हम क्या कर सकते हैं, हमको एक रास्ता मिल सकता है जिसे फॉलो करके हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारी सफरिंग्स जो है उससे ख़त्म कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये वो 8 फोल्ड पाथ है जिसे गौतम बुद्ध ने फॉलो करने को कहा है।
क्लियर। आगे हम लोग देख लेते हैं इनकी त्रिपिटक्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि विनय पिटक, इसमें रूल्स ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हैं, या जो भी डिसिप्लिन जो एक मोनेस्टिक लाइफ में एप्लीकेबल होने चाहिए टू द मॉन्क्स एंड नन्स, उसके बारे में बताया गया है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है, गौतम बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, सुत्त पिटक में। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि सुत्त पिटक को और 5 निकाय में क्या किया है, या और 5 कलेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, जिसे हम दिग् निकाय कहते हैं, मझीमा निकाय कहते हैं, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदब्बा निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय हम सभी जानते हैं कि यहाँ से हमको 16 महाजनपद के एग्जिस्टेंस की इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने इन 5 निकाय के बारे में बताया। तो ये 5 निकाय किसके डिवीजन है, तो ये फर्दर सुत्त पिटक के क्या है, डिवीजन है। इसके बाद अभिधम पिटक, इट इज़ अ फिलोसफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग। एज आई सेड के सारी इन्फॉर्मेशन विनय पिटक एंड सुत्त पिटक से मिल जाती है। विनय पिटक जो कि कोड ऑफ कंडक्ट है, मोनेस्टिक रूल्स है, सुत्त पिटक जिसमें सारी टीचिंग्स है गौतम बुद्ध की। उसके बावजूद भी क्या ज़रूरत थी अभिधम पिटक की, तो यहाँ पर एक सिस्टमाइज वे में, एक डायलॉग फॉर्म में, एक अच्छे प्रॉपर वे में हम लोग क्या करना चाहते थे, उनके एनालिसिस को आगे लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। इसलिए 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। क्लियर। इसके अलावा अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो हम सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट अभी आगे देख चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पहले जो कॉलम में देखने को मिलेगा, कौन कौन सी काउंसिल्स हुई है, कितनी काउंसिल्स हुई है, कहाँ पर हुई है, किसने प्रिसाइड करी है, पेट्रॉन किंग कौन थे, एंड क्या आउटकम्स निकले हैं इन काउंसिल से, उसके बारे में देखेंगे। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह, जो कि प्रेजेंट बिहार में हमको देखने को मिलता है। कौन थे इसके चेयरमैन या किसने प्रिसाइड करा था, तो महाकश्यप ने करा था, और पेट्रॉन किंग जो थे वो थे अजातशत्रु। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनिशियली गौतम बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स थी उनको उनके डिसाइपल्स ने याद कर रखा था, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं लगी थी कि हमें इन चीज़ों को लिख लेना चाहिए। बट 483 BC में जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है, तो पहले काउंसिल में ये डिसाइड किया गया कि गौतम बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स हैं हम उन सबको एक बुक्स में या कुछ बुक्स में कंपाइल करके रख लेते, ताकि क्या हो कि आने वाली जनरेशन्स तक उनकी टीचिंग एज इट इज़, जो गौतम बुद्ध ने पढ़ाया एज इट इज़ लोगों तक पहुँचे। इसलिए यहाँ पर हमें 2 पिटक्स जो है उनका कंपाइलेशन देखने को मिलता है। एक है सुत्त पिटक जिसे आनंद ने कंपाइल करा था, दूसरा है विनय पिटक जिसे उपाली ने कंपाइल करा था। क्लियर। तो अब आउटकम देख लेते हैं। तो पहला आउटकम जो है फर्स्ट काउंसिल का मैं बताऊं तो इट वाज हेल्ड सून आफ्टर महापरिनिर्वाण, दैट इज गौतम बुद्ध की डेथ के तुरंत बाद ही ये पहली काउंसिल देखने को मिलती है। द काउंसिल वॉज हेल्ड विथ पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग गौतम बुद्ध's टीचिंग, जिसे हम सुत्त कहते हैं, एंड रूल्स फॉर डिसिप्लिन। ड्यूरिंग दिस काउंसिल द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध वर डिवाइडेड इनटू 3 पिटक्स। स्टार्टिंग में फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे सिर्फ 2 ही पिटक्स में हुआ था, बाद में जो है 3rd काउंसिल में अभिधम पिटक को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 383 BC में हुआ था। वैशाली, अगेन ये प्रेजेंट बिहार में देखने को मिलता है। सब्बकामी ने इसको क्या करा था, प्रिसाइड करा था, और काल अशोक इसके पेट्रॉन किंग थे। अब यहाँ पर याद रखना कि क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के जो संघ के लोग थे, जो दूसरे जो मॉन्क्स थे, वो चाहते थे कि ये जो विनय पिटक है, ठीक है, ये जो मोनेस्टिक रूल्स बताता है, इसमें और चेंजेस है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि संघ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ वो लोग थे जो चाहते थे कि विनय पिटक को और ज़्यादा डिटेल में बताया जाए और उसमें चेंजेस लाए, और कुछ वो लोग थे जो कोई भी किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हो गई थी, संघ 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। एक जो कि ऑर्थोडॉक्स थॉट के थे, ठीक है, जो चाहते थे कि विनय पिटक में और भी ज़्यादा चेंजेस है, और दूसरे जो थे वो अनऑर्थोडॉक्स थे, जो चाहते थे कि जितना है उतना सही है, इससे ज़्यादा चीज़ें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जो और चेंजेस चाहते थे उनको स्थविरादीन्स कहा गया है, और वो लोग जो किसी भी तरीके के कोई चेंज नहीं चाहते थे विनय पिटक में, उनको महासंगिकास कहा गया है। क्लियर। तो यहाँ पर हमको संघ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हुई देखने को मिला है, एक है स्थविरादीन्स और दूसरे हैं महासंगिकास। क्लियर। उसके बाद 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। मोगलीपुत्र टिस ने इसको प्रिसाइड करा था, अशोक के टाइम पर हुई थी, और इस काउंसिल की इंपॉर्टेंट आउटकम था कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में हुई है, कश्मीर में हुई है। क्लियर। और वासुमित्र और अश्वघोष दोनों ने प्रिसाइड करा था, और कनिष्क के टाइम पर हुआ था। यहाँ पर
कंपाइलेशन हमको देखने को मिला है ऑफ महाविभाष शास्त्र, डिविजन देखने को मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हमको बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हुई देखने को मिल गई थी, एक थी हीनयान और दूसरी थी महायान। क्लियर। अभी हम देखेंगे कि हीनयान और महायान के बीच में अंतर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एज आई सेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी कि बुद्धिज्म जो है वो महायान और हीनयान में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। अब मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि महायान और हीनयान में सबसे बड़ा अंतर क्या है, वो था इनके गोल्स। महायान का ये मानना था कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो हम इसके बाद दूसरे लोगों की मदद करेंगे, उनको रास्ता बताएंगे, हम बोधिसत्व बनकर इन लोगों को रास्ता बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम बेसिकली उन लोगों को गाइड करेंगे। और हीनयान का मानना ये था कि हम लोग मॉन्क्स हैं, ठीक है, हम अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे, हम अपने रास्ता खुद ढूंढेंगे कि किस तरीके से हमको कौन से पाथ फॉलो कर कर ज्ञान की प्राप्ति कर कर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ये मानना था हीनयान का। क्या कहा मैंने, महायान का ये मानना था कि हम लोग अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोधिसत्व बनकर दूसरे लोगों को रास्ता बताएंगे कि आप मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हीनयान का ये मानना था कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, हम अपने रास्ते खुद ढूंढेंगे, हम अपना मोक्ष प्राप्त करने के बाद ख़त्म हमारी चीज़, हम दूसरों को नहीं बताएंगे, सबको अपना रास्ता अपना गोल खुद ढूंढना होता है। ये क्या मानना था, हीनयान का मानना था। क्लियर। और महायान जिसे ग्रेटर व्हीकल के नाम से जाना जाता है, हीनयान को लेसर व्हीकल के नाम से जाना जाता है। राइट। अब हम देख लेते हैं महायान बुद्धिज्म के बारे में और हीनयान के बारे में। ये मेजर स्कूल्स थे बुद्धिज्म के। उसके अलावा दूसरे स्कूल भी है जिसमें थेरावाद आ जाता है, वज्रयान आ जाता है और जैन आ जाता है। अब हम देख लेते हैं महायान बुद्धिज्म के बारे में। द टर्म महायान एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरल मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। सॉट साल्वेशन थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्व। यहाँ पर मानते हैं कि हम लोगों को मोक्ष या साल्वेशन जो है बोधिसत्व बन के दूसरों की मदद करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से जो है साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इट ओरिजिनेटेड इन नदर्न इंडिया एंड कश्मीर, बाद में धीरे धीरे सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड होने लगा। इनका ये मानना था कि गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म दोबारा होगा। ये लोग गौतम बुद्ध को आइडल फॉर्म में वर्शिप करते थे, वेयर इज गौतम बुद्ध इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, आइडल फॉर्म ऑफ वर्शिप में वो बिलीव नहीं करते थे। बट महायान जो है दे वर्शिप बुद्ध इन आइडल फॉर्म। लैंग्वेज क्या थी, तो इनकी संस्कृत लैंग्वेज थी। जैन जो कि दूसरा स्कूल है बुद्धिज्म का, ठीक है, जैन इज अ सब स्कूल ऑफ महायान विच इज़ प्रिवेलेंट इन चाइना, कोरिया एंड इट इज़ रिलेटेड टू ताओइज्म। इसके बाद बुद्धिस्ट स्कूल्स एम्बेडेड इन चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, दे बिलोंग टू महायान ट्रेडिशन। तो जहाँ ये जो भी चाइना, साउथ कोरिया और तिब्बत वाले रीजन में हमको जो भी बुद्धिस्ट स्कूल्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब महायान ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ये सब गौतम बुद्ध को आइडल फॉर्म में वर्शिप करते हैं। क्लियर। और इसका जो महायान बुद्धिज्म है इसी का सब स्कूल, एक सब पार्ट है जिसको जैन कहा जाता है। और जैन एक सब स्कूल है महायान का जो कि चाइना, कोरिया और तिब्बत वाले रीजन में हमको प्रिवलेंट देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हीनयान। पहली चीज़, इसको लेसर व्हीकल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अबेंडेंट व्हीकल या डिफेक्टिव व्हीकल भी कहा जाता है। इट बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध और डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, जो गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग है उसमें बिलीव करते हैं, ठीक है। दे फॉलोड ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। ये इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव करते हैं, दिस इज द वर्ड, ठीक है, दिस इज द की वर्ड। ये लोग बिलीव करते थे कि सबको अपना रास्ता खुद ढूंढना है, अपना तरीका खुद ढूंढना है कि किस तरीके से हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्लियर। इनका मानना था कि गौतम बुद्ध का दोबारा कभी जन्म नहीं होगा, प्लस ये आइडल वर्शिप में भी बिलीव नहीं करते थे। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली लैंग्वेज। और इनका मानना था कि बुद्ध एक इंटेलेक्चुअल थे, भगवान नहीं थे, जो गौतम बुद्ध खुद मानते थे कि हम भगवान नहीं हैं, मेरी आइडल फॉर्म में। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी आइडल फॉर्म में लोग वर्शिप करें, कि उनकी स्टैच्यू बनाकर, उनकी मूर्ति बनाकर लोग वर्शिप करें। वो उनका बुद्धिज़्म जो थे उनके लिए एक रिलीजन नहीं था, वो सिर्फ एक तरीका था लोगों को एक रास्ता बताने का कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते को फॉलो करो, तुम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम वज्रयान पर। वज्रयान का मतलब होता है द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। इसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। क्लियर। ये जो बुद्धिस्ट स्कूल है ये अराउंड 900 CE में डेवलप हुआ था।
इसका इट बिलीव्ड इन एक्वायरिंग मैजिकल पावर फॉर लिबरेशन, ये मानते थे कि हमको मैजिकल पावर्स एक्वायर कर लेनी चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है। ये तिब्बत वाले रीजन में डेवलप हुआ था एंड बिलीव्स इन वर्शिप ऑफ फीमेल डाइटीज, जिसको तारा कहा जाता है, उसमें भी ये लोग बिलीव करते हैं। तो ये हो गया वज्रयान के बारे में। क्या क्या याद रखना है, पहले अगर जैसे कि वज्रयान आ जाता है तो पहले इसका लिटरल मतलब बता दो, द वेहिकल ऑफ थंडरबोल्ट, और ये लोग तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है, या वज्रयान को तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है बिकॉज ये वो लोग हैं जो मैजिकल पावर्स में बिलीव करते हैं कि मैजिकल पावर्स के थ्रू हम लोगों को लिबरेशन मिल सकता है। क्लियर। कहाँ पर डेवलप हुआ था, तिब्बत में डेवलप हुआ था। एक फीमेल डाइटी को वर्शिप करते हैं जिसे तारा कहा जाता है। तो इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हैं। वैसे भी सब पॉइंट्स में ही है तो इजी हो जाएगा पढ़ना और लिखना भी। इसके बाद आ जाते हैं हम थेरावाद के ऊपर। थेरावाद बुद्धिज्म ये सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव फॉर्म माना जाता है ऑफ द टू मेन डिविजन्स जो है बुद्धिज्म के, उसमें। क्लियर। इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज ट्रेडिशंस ऑफ द एल्डर। पहली चीज़, थेरावाद बुद्धिज्म इज ओल्डर एंड मोर कॉन्सिक्यूटिव ऑफ टू मेन डिविजन। जो दो मेन डिविजन है उसमें, जैसे कि हीनयान और महायान से भी ज़्यादा कंजर्वेटिव है और उससे भी ज़्यादा पुराना इसको स्कूल ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। बेसिकली ये हीनयान सेक्ट को बिलोंग करता है। थेरावाद बुद्धिस्ट जो है दिस स्ट्राइव टू बिकम अरहत, पहले ये लोग अरहत बनते हैं, फिर ये लोग फ्रीडम गेन करते हैं फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसार, जो भी हमारा साइकिल होती है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो पूरी साइकिल होती है, यहाँ से खुद को फ्री करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। इसके बाद थेरावाद बुद्धिज्म इट डेवलप्ड इन श्रीलंका एंड सब्सिक्वेंटली इट स्प्रेड टू, जैसे कि वज्रयान का तिब्बत में हुआ था, डेवलप हुआ था, वैसे ही थेरावाद जो बुद्धिज्म है इट वाज डेवलप्ड इन श्रीलंका एंड सब्सिक्वेंटली इट स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इन कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको ये डोमिनेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा। बेसिकली हीनयान सेक्ट जो है वो इसका एक सब स्कूल आप कह सकते हैं। थेरावाद बुद्धिज्म सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है। जो दो मेन डिविजन्स है बुद्धिज्म के, दैट इज़ हीनयान और महायान से भी ज़्यादा पुराना और कंजर्वेटिव इसको माना जाता है। इसको कभी कभी ट्रेडिशंस ऑफ द एल्डर भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर पहले लोग अरहत बनते हैं, जो कि मतलब वो स्टूडेंट्स जो फॉलोवर्स हुआ करते थे गौतम बुद्ध के, उनको अरहत कहा जाता था। तो फर्स्ट दे स्ट्राइव टू बिकम अरहत और उसके बाद दे ट्राई टू गेन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसारा। क्लियर। इसके बाद जैन की मैं बात करूँ तो इट इज़ स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था इट इज़ अ सब स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। इसका ओरिजिन चाइना में देखने को मिला था और तांग डायनेस्टी जब रूल कर रही थी तब मेनली इसका ओरिजिन हमको देखने को मिला था। प्लस ये 7वीं सेंचुरी के अराउंड जापान में स्प्रेड हो गया था। मेडिटेशन जो है सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है इस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, ठीक है, जिसे हम जैन कहते हैं। अब हम कुछ फेमस बुद्धिस्ट राइटर देख लेते हैं। वैसे तो हम बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम राइटर्स के बारे में बात करें, जैसे कि अश्वघोष, इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसके चेयरमैन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी थे किसके, कनिष्क के। इसके बाद नागार्जुन की बात करें, इन्होंने ही इस्टेब्लिश महायान बुद्धिज्म। असंगा और वासुबंधु की बात करें, ये दो ब्रदर्स थे फ्रॉम पंजाब जिन्होंने अभिधर्म कोश लिखी है। दे रोड अभिधर्म कोश विच इज़ कंसिडर्ड एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट है, दो ब्रदर्स थे फ्रॉम पंजाब जिनका नाम है असंगा और वासुबंधु। इन्होंने अभिधर्म कोश जो है ये बुक लिखी है जिसे एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है किसका, बुद्धिज्म का। क्लियर। इसके बाद बुद्धघोष, ग्रेट पाली स्कॉलर। दिनांगा इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आ जाता है धर्मकृति वॉज अनदर बुद्धिस्ट लॉजिशियन, तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी। तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये कंटेम्प्रेरी किसके थे, कनिष्क के थे। नागार्जुन याद रखना, असंगा और वसुबंधु याद रखना, इन्होंने अभिधर्म कोश लिखी है जो कि पंजाब से दो भाई थे, और इस अभिधर्म कोश को एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है बुद्धिज्म का, ठीक है। फिर ग्रेट पाली स्कॉलर बुद्धघोष याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्धिस्ट लॉजिक के जो फाउंडर है वो दिनांगा को माना जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण हैं। तो देखो हमें दिखता है कि आज भी इंडिया में जैनिज़्म जो है वो फॉलोअर्स उसके दिख रहे हैं, जैनिज़्म धर्म के फॉलोअर्स आज भी प्रेजेंट है इंडिया में। क्लियर। बट जब वहीं हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, इंडिया में इसका एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता। मतलब वो बुद्धिज़्म जिसका जन्म इंडिया में हुआ था, वहाँ के इंडियंस लोग जो है उसे फॉलो करने की जगह आपको बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स चाइना,
साउथ कोरिया, ठीक है, तिब्बत वाला रीजन, नेपाल हो गया, यहाँ पर ज़्यादा, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर ज़्यादा इसकी फॉलोअर्स देखने को मिल रहे हैं, वैसे इंडिया में नहीं मिलते। बट इसका कारण क्या है, क्या रीज़न है कि बुद्धिज़्म जो है वो डिक्लाइन हो गया? सो बुद्धिस्ट संघ जो है वो फेल हो गए बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन्स को फॉलो करने में, ठीक है। सो द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिस्ट संघ्स, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन्स को वायलेट कर रहे थे, और इसलिए बुद्धिस्ट संघ जो है वो डिक्लाइन होने लगे। उसका कारण था इनका वायलेशन करना। उसके बाद द बुद्धिस्ट बिगैन टू अडॉप्ट संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ एलाइट, ठीक है। वेर एज जब गौतम बुद्ध ने स्टार्ट करा था तो उन्होंने पाली लैंग्वेज को यूज़ करा था, बिकॉज उनका मानना था कि पाली जो है इट इज़ लैंग्वेज ऑफ मास पीपल, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पाली में ही बात करते हैं, संस्कृत हर किसी को समझ में नहीं आती थी। बट लेटर क्या होने लगा, जो बुद्धिस्ट थे, जैसे कि मैं महायान की बात करूँ तो उन्होंने अपना खुद का एक लिटरेचर बनाया था जो कि कम्प्लीटली संस्कृत में था, क्लियर। तो यहाँ पर क्योंकि ये लोग संस्कृत को अडॉप्ट करने लगे थे तो यहाँ पर ये एलाइट की लैंग्वेज मानी जाती थी उस समय, और मासेस जो है वो फिर से इनसे क्या हो गए, दूर हो गए। फिर इसके बाद हुन अटैक हुआ था 5th और 6th सेंचुरी में, और टर्किश इन्वेडर्स जो थे 12th सेंचुरी में आए थे, इन्होंने जितनी भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी उसको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरा जो रीज़न है वो है बुद्धिज़्म ये मेनली एक अर्बन रिलीजन था, और जब इस्लाम इंडिया में आया तो उन्होंने इस अर्बन रीजन्स को क्या कर दिया, अर्बन रीजन्स में मेनली हमको बुद्धिज़्म देखने को मिल रहा था, और अर्बन रीजन्स ही सबसे ज़्यादा इस्लाम के इन्वेशन के टाइम पर क्या हुए थे, अफेक्ट हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए भी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड डिविजन अमंग बुद्धिस्ट, राजपूत रूलर्स जो थे वो वॉरलाइक थे, और वो ये अहिंसा की जो पॉलिसी थी गौतम बुद्ध की उसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे। प्लस द लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज भी एक रीज़न माना जाता है बुद्धिज़्म के डिक्लाइन होने का, क्लियर। तो ये थे हमारे कॉजेज़ कि क्यों बुद्धिज़्म जो है वो डिक्लाइन हुआ। इसी के साथ हमारा बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ख़त्म होती है। एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा जैनिज़्म के ऊपर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।